हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जामस बेटावा और स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद कॉन्सेप्ट पे। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 12 की मैथ की प्रश्नावली 1.2 से जुड़ी हुई सभी कॉन्सेप्ट। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। आज हमें इसमें पढ़ना है फलन के बारे में। वास्तव में यह फलन यानी कि फंक्शन क्या होते हैं, इसके बारे में हमें आज चर्चा करनी है। पिछले वाले वीडियो में हमने संबंध के बारे में अच्छी तरह से बता दिया है, संबंध क्या है, कैसे काम करते हैं। आज हम फलन के बारे में पढ़ना है। जैसे एक ही समुच्चय के अवयवों के बीच में संबंध 3 प्रकार के हमने पढ़े थे, स्वतुल्य, समित और संक्रामक। उसी प्रकार एक ही समुच्चय के अवयवों के बीच में जो हमें संबंध पढ़ना है वो 4 प्रकार के पढ़ना है। कौन कौन से 4 प्रकार होंगे? आपका बहुएकाकी फलन होगा, यानी कि वन फलन, मेनी वन फलन, अनटू फलन, और एक आपका अंतरक्षेपी आता है वो फलन है। यानी कि एकाकी फलन, बहुएकाकी फलन और आपका आच्छादक फलन और एक आपका अंतरक्षेपी फलन, ये 4 प्रकार के फलन पढ़ना है। हालांकि 2 अन्य प्रकार होते हैं जो इन्हीं से 4 प्रकार से मिलकर बने होते हैं, लेकिन मेन आपका जो है वो 4 ही है। तो शुरू करते हैं हम फलन के बारे में कि ये हमारे फलन क्या होते हैं। तो फलन के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि फलन और संबंध की जो शुरुआत होती है वो 2 चर वाले रेखीय समीकरण से ही बनती है। तो मैं सीधा फलन पे आता हूँ, ठीक है ना। यहाँ देखिए, मेरे पास 2 चर वाला एक रेखीय समीकरण है। अगर 2 चर वाला रेखीय समीकरण कुछ इस प्रकार है, जैसे x+5 है, चाहे x+6 है या कोई और है। मैं अभी और एग्जाम्पल लूँगा, मैं इसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो इसमें आपको मालूम होगा कि इसमें 2 चर हैं, एक आपका x चर है, दूसरा y चर है। तो स्वतंत्र और परतंत्र चर आपको मालूम होगा। समीकरण को बनाने में कौन सा चर इन्वॉल्व हुआ है? यहाँ x चर इन्वॉल्व हुआ है। तो यहाँ से अगर हम इसे फलन के रूप में लिखना चाहें तो हम इसे कैसे लिखेंगे? सिंपल सा बात है, यह संबंध के रूप का है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ x का संबंध है y से या y का संबंध है x से। मैं अभी इस पर बात नहीं कर रहा हूँ। अगर हमें इसे फलन के रूप में लिखना होगा तो हम इसे कैसे लिखेंगे? तो फलन के रूप में लिखने का सबसे आसान तरीका होता है, सबसे पहले ये देखिए कि यह बना किससे है। यह समीकरण को बनाने में कौन सा चर इन्वॉल्व हुआ है? यह x चर इन्वॉल्व हुआ है। तो जो अगर हम इसे फलन के रूप में लिखना चाहें तो यह हम x के फलन के रूप में लिखेंगे इसे, और वो लिखेंगे हम लोग f(x), ठीक है ना। यानी कि अगर हम इसको इस प्रकार लिख दें f(x) = x+5, ठीक है ना। यानी कि अब यह x का फलन बन गया है, ठीक है ना। x का फलन बन गया है। f(x) का मतलब होता है वास्तव में y ही होता है, ठीक है ना। इस y की जगह पर अगर हम f(x) लिख दें तो वास्तव में हम इसे फलन के रूप में लिख चुके हैं, लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा समीकरण को बनाने में कौन सा चर इन्वॉल्व हुआ है। x चर इन्वॉल्व हुआ है तो यहाँ f(x) लिखा जाएगा। यदि समीकरण को बनाने में यहाँ y चर इन्वॉल्व हुआ है तो यहाँ f(y) लिखा जाएगा, ठीक है ना। जैसे अगर मैं कहूँ कि यह है आपका 2x, सिर्फ 2x है, ठीक है ना। ये y बराबर 2x है। तो बस आपको ये देखना है कि जो कांस्टेंट है, यानी कि अचर जो पद है, यानी कि समीकरणों को बनाने में जो चर इन्वॉल्व हुआ है, यहाँ कौन सा चर इन्वॉल्व हुआ है? x चर इन्वॉल्व हुआ है ना। अगर इसके पास 2x+6 रहता, बस अब आपको ये देखना है कि समीकरण को बनाने में कौन सा चर इन्वॉल्व हुआ है? x चर इन्वॉल्व हुआ है। तो ये जो फलन बनेगा वो x का बनेगा, f(x) का फलन बनेगा, ठीक है ना। x चर है इसलिए जो फलन बनेगा वो f(x) का बनेगा, और f(x) का मतलब y। जब भी फलन के रूप में आपको समीकरण दिए जाएंगे तो ये कभी नहीं कहेगा ये y बराबर ये है, हमेशा कहेगा f(x) = ये है। तो आपको मान लेना पड़ेगा f(x) यानी कि f(x) = y, ये आपको लेकर चलना पड़ता है। इसी प्रकार अगर यहाँ से लिख दे, अगर जैसे 3x+2 = y दे, इसका मतलब ये होता है f(x) = 3x+2 दिया है, जबकि f(x) का मतलब क्या होता है? y ही होता है, ठीक है ना। यहाँ से हमको y के ही मान प्राप्त होंगे। x के मान यहाँ पर रखने पर हमें यहाँ से f(x) यानी कि y के मान प्राप्त होंगे, ठीक है ना। अगर कहा है कि इस समीकरण में x बराबर 2 रखिए, इसका मतलब हम यहाँ f के जगह पर 2 रखेंगे, और यहाँ जब x की जगह पर जब 2 रखेंगे तो क्या होगा? 3 × 4 = 2 = 8। इसका मतलब f(2) का मतलब क्या निकला है? 8 निकला है, ठीक है ना। y का मतलब क्या निकला? f(2) का मतलब y होता है, और y का मान इधर निकल गया है 8, ठीक है ना। यानी कि हम कहेंगे f(2) पर y का मान क्या है? 8 है, ठीक है ना। यानी कि ये है, आपको दिखाता है x का मान, x बराबर 2, और ये दिखाता है आपके y का मान, यानी कि y का मान दिखाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप इसे आसानी से, बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ देखिए और भी मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ। यदि समीकरण को बनाने में मान लीजिए यहाँ पर कौन सा चर इसमें इन्वॉल्व हुआ है? x बराबर y+2 चर इन्वॉल्व हुआ है। तो अगर हमें इसे लिखना होगा फलन के रूप में तो किस प्रकार का फलन बनेगा? यह अब आपका y का फलन बनेगा, चूँकि यह जो समीकरण बना है वो y के पदों से ही बना है। अब हम इसे लिख सकते हैं f(y) = y+2, जबकि f(y) का मतलब क्या होगा कि फलन में हमने y का मान रखने पर हमें ये मिलेगा। इसका मतलब x का मान हमें यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है ना।
एफ ऑफ वाई से हमेशा एक्स का मान मिलेंगे, एफ ऑफ एक्स यानी कि एफ एक्स से हमेशा वाई के मान निकलेंगे। इतना बस याद रहेगा तो आप सभी क्वेश्चंस आपको आसानी से हो जाएंगे। बस आपको याद रखना है एफ एक्स का मतलब वाई होता है, एफ वाई का मतलब एक्स होता है। जब भी आपको वाई में फलन दिए जाएंगे तो सबसे पहले इसको आप एक्स में बना लीजिएगा। जैसे ये है ना, अगर हम एक्स के पदों में बनाएं तो ये बन जाएगा एक्स माइनस 2 इक्वल टू वाई। बस वाई की जगह पर क्या आपको लिख रहा है, फलन के रूप में अगर फलन बनाना है तो वाई की जगह पर एफ ऑफ एक्स रखेंगे इक्वल टू हो जाएगा या एफ एक्स माइनस 2, जबकि एफ ऑफ एक्स का मतलब होता है एफ एक्स का मतलब वाई ही होता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार आप इसे ज्ञात कर सकते हो। तो चलिए फलन की कुछ शर्तें हैं, यानी कि अगर कोई फलन है तो फलन के लिए हम लोग क्या कुछ शर्तें हैं उसको भी देख लेते हैं। तो आपको मालूम होगा जैसे संबंध होता है वैसे भी आपका फलन ही होता है। तो प्रांत और परिसर सब आपको मालूम होगा, ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से चलिए इसी एग्जाम्पल को लेकर, ठीक है ना, इसी एक एग्जाम्पल ले रहे हैं y बराबर एक्स प्लस 2 का, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल के द्वारा हम फलन के सभी शर्तों को समझ लेते हैं ताकि बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ देखिए, यदि x का मान 1 रखा जाए, इसमें मैं x का मान रख रहा हूँ और इसमें मैं y का मान रख रहा हूँ, इसमें मैं x का मान और इसमें मैं y का मान रख रहा हूँ, ठीक है ना। तो x का मान अगर यहाँ पर 1 रखा जाए तो y का मान, x का मान 1 रखा जाए तो y का मान क्या आ जाएगा, 2 और 1 3 आ जाएगा। यानी कि 1 रखने पर इसका मान कितना आ रहा है, y का मान 3 आएगा। 2 रखने पर 2 ज़्यादा है ना, y का मान x से 2 ज़्यादा है, x का मान 2 है तो y का मान 4 होगा, 2 ज़्यादा होगा। अगर इसका मान 3 है तो इसका मान कितना होगा, 2 ज़्यादा 5 होगा, ठीक है ना। इसको भी यही से बना लेते हैं, यानी कि 1 2 3 और 4 पर कितना बनाएगा, 3 4 5 और 6 ये मान आने वाला है। अब हम यहाँ से अच्छे से समझ रहे हैं। यहाँ देखिए फलन के केस में, इन केस ऑफ सिर्फ फलन के केस में हमें जो मिलता है वह एलिमेंट का प्रतिबिंब मिलता है, ठीक है ना। संबंध के केस में हमें 2 अवयवों के बीच में संबंध को दर्शाना पड़ता है, लेकिन फलन के बीच में हमें 2 अवयवों के बीच प्रतिबिंब को दर्शाना पड़ता है। यानी कि अगर ये संबंध रहता तो हम कहते 1 का संबंध 3 से है, 2 का संबंध 4 से है, 3 का संबंध 5 से है, ठीक है ना। लेकिन यह फलन है, जब यह फलन है तो आपको ऐसा नहीं करना है, फलन के लिए प्रतिबिंब यूज करना है या प्रतिचित्रण यूज करना है। मैं तो कहूँगा कि प्रतिबिंब यानी कि इमेज आप ज़्यादा यूज करिएगा। जैसे 1 का प्रतिबिंब क्या है, 3 है, 2 का प्रतिबिंब 4 है, 3 का प्रतिबिंब 5 है। किसके केस में, फलन के केस में आपको ऐसा करना है, संबंध के केस में नहीं करना है। तो फलन के केस में क्या करेंगे, 1 का प्रतिबिंब 3 है, 2 का प्रतिबिंब 4 है, 3 का प्रतिबिंब 5 है। 1 का प्रतिबिंब 3 है, 2 का प्रतिबिंब 4 है, 3 का प्रतिबिंब 5 है, 4 का प्रतिबिंब 6 यानी कि 6 है। इमेज भी बोल सकते हैं, 1 का इमेज क्या है, 3 है, 2 का इमेज 4 है, ऐसा बोल सकते हैं। प्रतिचित्रण भी बोल सकते हैं। आपको मालूम होगा ये क्या होते हैं, x के सभी अवयव प्रांत कहलाते हैं, y के सभी अवयव सह प्रांत कहलाते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार ये भी आपके प्रांत हो जाएंगे और ये आपका सह प्रांत हो जाएंगे, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ देखिए ये क्या है, एक समुच्चय है ना। मान लीजिए ये आपका x समुच्चय है जिसके अवयव 1 2 3 है। मैं उसके अवयव को स्मॉल x बोल दिया हूँ, या हम लिख सकते हैं स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल X। एक समुच्चय है जिसके अवयव 1 2 3 है और x 1 भी हो सकता है, 2 या 3 कुछ भी इसके अवयव हो सकते हैं, ठीक है ना। और ये आपका है y है, यह भी आपका कैपिटल X है, ये आपका y है, ठीक है ना। तो कौन कौन से संबंध हो सकते हैं, कौन कौन से फलन हो सकते हैं और कौन कौन से समुच्चय फलन नहीं हो सकते हैं, इसके लिए 3 कंडीशन है। पहला सुन लीजिए, मैं यहाँ पे लिखवाऊंगा नहीं, आप नोट्स बनाए हो तो आप लोग लिख लियो। तो सबसे पहला जो होता है, हम कह सकते हैं प्रांत के अवयवों का, प्रांत के 1 या 1 से अधिक अवयव का संबंध यानी कि फलन, प्रांत के 1 या 1 से अधिक अवयव का फलन सह प्रांत के 1 या 1 से अधिक अवयव के साथ हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ देखिए, यदि यह क्या है, फलन है तो, ठीक है ना। यदि फलन है तो यानी कि हम कह सकते हैं x से y में अगर ये फलन है तो हम उसे दर्शाते कैसे हैं ये भी देख लेते हैं, उसके बाद से हम इसके कंडीशन को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये आप देख लिए ना, तो मैं इसे मिटा रहा हूँ, है बहुत ही आसान। यहाँ देखिए, यदि x से y में कोई एक प्रतिबिंब है, चलिए हम इसकी बात करते हैं, यदि यह फलन है तो आपको क्या कहना है कि 1 का प्रतिबिंब 3 है, 2 का प्रतिबिंब 4 है, 3 का प्रतिबिंब 5 है। कब, जब ये आपका फलन है,
फलन यानी कि फंक्शन है तो, फंक्शन है तो, ठीक है ना, आपको ऐसा करना है। यानी कि यदि ये क्या है, प्रांत का अवयव का फलन, प्रांत के अवयव का क्या है, प्रतिचित्रण सह प्रांत में उपस्थित है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं यदि x से y में अगर कोई फलन है तो हम इसे ऐसे दर्शाते हैं, और मैं इसको छोटा कर देता हूँ ना, मैं इसको ऐसे दर्शाते हैं, ठीक ना। यदि x से y में अगर कोई फलन है तो हम इसे ऐसे दर्शाते हैं, x से y में और ऊपर f दर्शाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि यह प्रांत की अवयव का प्रतिचित्रण सह प्रांत में उपस्थित है, ठीक है ना। ओके, यहाँ तक समझ में आया। दर्शाने का तरीका क्या होता है इसको, यदि कोई फलन है तो f सच डेट इस प्रकार है कि यह x से y में है, ठीक है ना। इसका मतलब दर्शाते हैं हमको, हम हमेशा ऐसे दर्शाएंगे, f मतलब अगर कोई फलन x से y में उपस्थित है तो, और आगे आपको क्या कहेगा, इसमें कोई फलन का फंक्शन दे दिया जाएगा, मान दिया जाएगा और पूछा जाएगा ये नेचुरल नंबर तो नेचुरल नंबर है या रियल नंबर तो रियल नंबर है। उसके लिए आपको ये सिद्ध करना पड़ता है कि यह आच्छादक है, बहुएकी है, एकेकी है, ठीक है ना। तो अभी हम तो इसकी बात नहीं करते हैं, दर्शाते इसको कैसे हैं, फलन को हमेशा ऐसे दर्शाते हैं, f सच डेट x टेंड्स टू y। यानी कि अगर कोई फलन इस प्रकार है कि यह x से y में है, इसका मतलब x क्या है, प्रांत के अवयव का प्रतिचित्रण सह प्रांत में उपस्थित है। ओके, अब देखिए अब हम दूसरा चलते हैं, कौन कौन से फलन फलन होते हैं या कौन कौन से जो समुच्चय होते हैं फलन नहीं होते हैं। तो फलन होने के लिए जो पहला कंडीशन है, याद रखिएगा, मैं इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है ना। पहला कंडीशन है, कंडीशन फर्स्ट, वो क्या है, वो ये है कि प्रांत के प्रत्येक अवयव, क्या, प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण सह प्रांत में उपस्थित होना चाहिए। ये आपका पहला कंडीशन है। प्रांत के सभी अवयव का प्रतिचित्रण सह प्रांत में उपस्थित होना चाहिए, ये आपका पहला कंडीशन है। जैसे यहाँ पर है, प्रांत के सभी अवयव का प्रतिचित्रण मिल रहा है ना, 2 का प्रतिचित्रण 3, 3 का प्रतिचित्रण 5। इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं कि प्रांत के प्रत्येक अवयव, यानी कि प्रांत में ऐसा कोई अवयव नहीं होना चाहिए जिसका प्रतिचित्रण सह प्रांत में उपस्थित न हो। अगर ऐसा होता है तो वास्तव में वह फलन नहीं रहता है, वो संबंध बन जाता है। क्योंकि संबंध के केस में प्रांत के अवयव का संबंध सह प्रांत में मिले या न मिले उस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फलन के केस में फर्क पड़ता है, भले ही दोनों का निर्माण 2 चर वाले रेखीय समीकरण से ही हुई हो। तो पहला कंडीशन क्या है, प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण सह प्रांत में उपस्थित होना चाहिए। दूसरा, यहाँ देखिए, ये आपका पहला कंडीशन। दूसरा क्या होना चाहिए, प्रांत के एक या एक से अधिक अवयव का प्रतिचित्रण सह प्रांत में उपस्थित होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा क्या है, प्रांत के 2 या 2 से अधिक अवयव का प्रतिचित्रण सह प्रांत के एक अवयव से हो सकता है। यहाँ देखिए, जैसे मैं यहाँ इसको लेकर चल रहा हूँ, तो प्रांत के मान लीजिए यह है 1, तो 1 का प्रतिचित्रण क्या है, 3, ठीक है ना। यदि 2 का भी प्रतिचित्रण मिल रहा है 3, तो ये भी फलन होगा, कोई शक नहीं है, फलन होगा, ठीक है ना। प्रांत के 2 या 2 से अधिक अवयव का प्रतिचित्रण यदि सह प्रांत के एक अवयव से है तो भी वो फलन है। जैसे यह मान लीजिए 3 का प्रतिचित्रण है 4 और 4 का प्रतिचित्रण है 5, 6 किसी का प्रतिचित्रण है नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। सह प्रांत में कोई अवयव शेष बच सकते हैं, लेकिन प्रांत में कोई भी अवयव शेष नहीं बचेगा जिसका प्रतिचित्रण सह प्रांत में उपस्थित नहीं होगा। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो ये भी आपका क्या है, फलन है, और ये भी आपका क्या है, फलन है, ठीक है ना। तो फलन कौन नहीं होते हैं, तो फलन वे नहीं होते हैं, यहाँ पर अभी मैं बता रहा हूँ। तो कि प्रांत में ऐसा हो सकता है कि प्रांत के 2 अवयव का एक प्रतिचित्रण मिले, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि प्रांत के एक अवयव का सह प्रांत में 2 प्रतिचित्रण मिले। यदि ऐसा होता है तो वो फलन नहीं होता है, वो बन जाता है आपका संबंध, ठीक है ना। यहाँ देखिए, मैं इसी को लेकर समझा रहा हूँ ना, इसको ही लेकर समझा रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ देखिए, इसको ये कंडीशन नंबर 3 है। यदि ऐसा होगा, कैसा होगा कि प्रांत के 2 अवयव का प्रतिचित्रण सह प्रांत के एक अवयव से हो। जैसे मान लीजिए 2 का है 4 से है ना, अगर 2 का 3 से भी हो जाए तो क्या यह फलन होगा, तो इस कंडीशन में यह फलन नहीं होगा, ठीक है ना। हमेशा याद रखिएगा, ये फलन नहीं होगा। यहाँ इन दोनों में फर्क को समझ रहे हैं ना, यहाँ प्रांत के 2 अवयव का एक प्रतिचित्रण मिल रहा है, लेकिन यहाँ प्रांत के एक अवयव का यहाँ पर 2 प्रतिचित्रण मिल रहा है। 2 का 1 मिल रहा है और यहाँ 1 का 2 मिल रहा है। तो 1 का अगर 2 मिलता है तो ये गलत है, ये फलन नहीं होता है, ये संबंध के केस में होता है और ये आपका फलन के केस में होता है।
तो इस प्रकार संबंध और फलन में आप बहुत ही अच्छे से डेफिनेशन मतलब दोनों में अंतर समझ सकते हैं। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही बेस्ट पढ़ने वाले हैं और वो आपका है फलन के प्रकार। फलन के कितने प्रकार हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं फलन के प्रकार। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पर सबसे पहला जो हम फलन पढ़ने वाले हैं वो आपका है एकाकी फलन, यानी कि आपका वन वन फलन के बारे में हम लोग फंक्शन के बारे में बात करने चाहते हैं। यहाँ मैं इसको लिख रहा हूँ एकाकी फलन, एकाकी फलन, ठीक है ना, जिसे हम लोग वन फंक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। एकाकी फलन यानी कि अगर कोई फलन इस प्रकार परिभाषित है, सिंपल सा है, सब में यही आएगा। अगर कोई फलन इस प्रकार परिभाषित है तो चलिए किस प्रकार परिभाषित है, ये आपका x के अवयव है, ये आपका y के अवयव है। अगर कोई फलन हमारा है और अगर वो कुछ इस प्रकार परिभाषित है f कि प्रांत के अवयव का सह प्रांत में अद्वितीय प्रतिबिंब मिल रहा है, तो इस प्रकार के फलन को हम लोग कहते हैं एकाकी फलन। यहाँ देखिए इसके अवयव हैं 1 2 3 4, इसके अवयव हैं A B C और D, ठीक है ना। तो एकाकी में आपको सबसे पहले चाहिएगा यदि कोई फलन इस प्रकार परिभाषित है कि प्रांत के अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब सह प्रांत में उपस्थित है, तो इस प्रकार के फलन को हम लोग एकाकी फलन कहते हैं। यानी कि एकाकी का मतलब क्या होता है, एक के साथ एक जुड़े हुए हो, ठीक है ना, यानी कि एक का प्रतिबिंब सिर्फ एक ही मिलता हो। ये देखिए जैसे ये हो गया, जैसे ये हो गया, जैसे ये हो गया, इन सब में आप देख रहे हैं कि ये आपका क्या है, ये आपका प्रांत है और ये आपका क्या है, आपका सह प्रांत है। सह प्रांत का मतलब कोडोमेन, प्रांत का मतलब होता है डोमेन। तो बस आपको ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एकाकी के लिए कि एक का प्रतिबिंब सिर्फ एक ही मिलेगा, दो नहीं मिलेंगे, और प्रांत के सभी अवयव का प्रतिबिंब मिलना चाहिए, ठीक है ना। फलन का कंडीशन ही होता है। तो अगर आपसे पूछे कोई एकाकी फलन क्या है तो आपको सिर्फ क्या करना है कि वे फलन, अगर कोई फलन इस प्रकार परिभाषित है या वे फलन जिनका प्रांत के अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब सह प्रांत में उपस्थित होता है, इस प्रकार के फलन को हम लोग एकाकी फलन कहते हैं। सिंपल है, एकाकी समझ गए। यहाँ देखिए वन वन फलन आपने समझ लिया ना, तो अभी इसको क्या करना पड़ता है ना, क्वेश्चंस में आपको इसको प्रूफ भी करना पड़ेगा कि प्रूफ कीजिए कि यह एकाकी है। तो आप इसे कैसे प्रूफ करेंगे वो अभी बात की बात है, तो अभी हम बता दें क्या, चलिए अभी बताते हैं। प्रूफ भी करना हम लोग यहाँ से देख नहीं छोड़िए, अभी हम इसके बाद में प्रूफ करना भी बताएंगे, ठीक है ना। दूसरा देखिए, दूसरा आपका है बहु एकाकी फलन, बहु एकाकी फलन है, जिसे आप मेनी वन फंक्शन भी बोल सकते हो, मेनी वन और ये फंक्शन, ठीक है ना, याद रखिएगा। बहु एकाकी के लिए क्या चाहिए आपको, अब बहु एकाकी के लिए क्या चाहिए, तो ये सिंपल सा है, प्रांत के दो या दो से अधिक अवयव का प्रतिचित्रण सह प्रांत के एक अवयव से हो सकता है। इस प्रकार के अगर कोई फलन परिभाषित है तो हम उसको बहु एकाकी फलन कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं देखता हूँ, चलिए यहीं पर मैं इसको बताने की कोशिश करता हूँ। ओके, बहु एकाकी फलन पढ़ रहे हैं, इसका मतलब प्रांत के दो या दो से अधिक अवयव का प्रतिचित्रण सह प्रांत के एक अवयव से है, तो इस प्रकार के फलन को हम लोग बहु एकाकी फलन कहते हैं, यानी कि हम इसको मेनी वन फंक्शन कहते हैं। जैसे इसमें आप देख सकते हैं, इसमें जो वन है और दो है, ठीक है ना, दो का भी इसमें प्रतिचित्रण वन ही मिल रहा है, ठीक है ना, मिल रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, बहु एकाकी फलन हो गया। कंडीशन में इसको फॉलो कर रहा है, प्रांत के सभी अवयव का प्रतिचित्रण सह प्रांत में उपस्थित है, हाँ है। प्रांत के दो अवयवों का प्रतिचित्रण यदि एक मिल रहा है, सह प्रांत के एक अवयव से मिल रहा है, तो ये भी आपका क्या होंगे, बहु एकाकी फलन होंगे, ठीक है ना। तो बहु एकाकी फलन का मतलब अगर परिभाषा है तो परिभाषा आप इस प्रकार दे सकते हो, यदि कोई फलन इस प्रकार परिभाषित है कि प्रांत के दो या दो से अधिक अवयवों का प्रतिचित्रण सह प्रांत में उपस्थित है, तो इस प्रकार के हम लोग कह सकते हैं यह आपका बहु एकाकी फलन होगा। सिंपल है, सिद्ध कर सकते हैं, बहुत अच्छा से सिद्ध करेंगे। अभी हम तीसरा देख लेते हैं। पहले तीसरा जो है वो आपका है आच्छादक फलन, आच्छादक,
आच्छादक फलन, ठीक है ना, आच्छादक फलन कहते हैं। मतलब आच्छादक का मतलब होता है आंटू फलन, आंटू फंक्शन, ये भी सिंपल है आंटू फंक्शन। अब यहाँ देख लेते हैं ना हम इसको, आंटू यानी कि आच्छादक होता क्या है। आच्छादक फलन यानी कि अगर कोई फलन इस प्रकार परिभाषित है कि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिचित्रण, पूर्व प्रतिचित्रण का मतलब इसका भी इमेज किसमें मिलना चाहिए, प्रांत में उपस्थित होना चाहिए। इस प्रकार अगर कोई फलन परिभाषित है तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये हमारा आच्छादक फलन है। सॉरी, ओके, तो हम इसको भी देख लेते हैं ना आच्छादक को। तो परिभाषा एक बार और हमारे साथ बोल लीजिए, क्या है आच्छादक फलन का। यदि कोई फलन इस प्रकार परिभाषित है कि प्रांत नहीं सॉरी अगर कोई फलन इस प्रकार परिभाषित है कि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिचित्रण प्रांत में उपस्थित है, तो इस प्रकार के फलन को हम लोग कहते हैं कि ये हमारा आच्छादक फलन है। ओके, चलिए हम इसको भी समझते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, इसको अभी मिटा ही देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। मैं इसी से सबको इसी से कंपेयर कर देता हूँ, सही रहेगा। देखिए यहाँ पर 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से, लेकिन हाँ किसका, सहप्रांत का पूर्व प्रतिचित्रण होना चाहिए, प्रांत में उपस्थित होना चाहिए। जैसे ए का पूर्व प्रतिचित्रण, यहाँ से देखिए, प्रतिचित्रण का मतलब है इमेज या प्रतिबिंब। आप बोल सकते हैं कि ए का प्रतिबिंब 1 है या 1 का प्रतिबिंब ए है। लेकिन क्या है ना कि ये प्रांत में अच्छा लगता है, लेकिन सहप्रांत से अगर प्रांत में आना हो तो आप पूर्व प्रतिचित्रण यूज करिए, ठीक है ना। जब आप पूर्व प्रतिचित्रण यूज करबो तो बहुत अच्छा यहाँ से हो। तो देखिए यहाँ जैसे हम कह सकते हैं अगर ए का पूर्व प्रतिचित्रण ई है तो हम इस पर, अब हम डैश इस पर कर देते हैं और इसको हम इस पर, सी का पूर्व प्रतिचित्रण 3 है, डी का पूर्व प्रतिचित्रण 4 है। अब हमने क्या, तीर को इस पर घुमा दिया जिससे ये पता चलेगा कि पूर्व प्रतिचित्रण की बात कर रहे हैं और कि इसका सहप्रांत के अवयव का। तो यहाँ पर आप कह सकते हो, एक बार और परिभाषा देख लेते हैं। यदि आपसे कोई पूछता है, क्या पूछता है कि आच्छादक फलन क्या है, तो आपसे को सिर्फ इतना कहना है, यदि कोई फलन इस प्रकार परिभाषित है कि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिचित्रण प्रांत में उपस्थित है, तो इस प्रकार के फलन को हम लोग आच्छादक फलन कहते हैं। और यहाँ से देख भी सकते हो, ए का पूर्व प्रतिचित्रण 1 है और डी का पूर्व प्रतिचित्रण 4 है, या पूर्व प्रतिबिंब भी आप बोल सकते हो। तो ये आपका हुआ आच्छादक फलन। चौथा हम देखते हैं, चौथा जो होता है वो आपका होता है अंतरक्षेपी फलन, अंतःक्षेपी फलन। इसको पता नहीं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो अंतःक्षेपी फलन क्या होता है, अब ये भी देख लेते हैं। ये भी क्या होता है, सहप्रांत से संबंधित होता है। यानी कि यदि कोई फलन इस प्रकार परिभाषित है, यदि कोई फलन इस प्रकार परिभाषित है कि सहप्रांत में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जिसका पूर्व प्रतिचित्रण प्रांत में उपस्थित नहीं है, इस प्रकार के फलन को हम लोग कहते हैं अंतरक्षेपी फलन। जैसे यहाँ पर मान लीजिए अगर यहाँ 5 हो गया और 5 का प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब यहाँ प्रांत में उपस्थित ही नहीं है, तो इस प्रकार के अगर फलन को हम लोग कहते हैं कि ये फलन हमारा जो अब हो गया ये अंतरक्षेपी फलन हो गया। तो इस प्रकार आप यहाँ से एकैकी फलन, बहुएकैकी फलन, आच्छादक फलन और अंतरक्षेपी फलन आसानी से और बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना, है ना, बहुत ही मज़ेदार। अब चलिए अब हम देखते हैं, अगर प्रूफ करना होगा, यानी कि अगर आपको ये प्रूफ करना होगा कि कोई भी फलन एकैकी फलन है, तो इसे आप कैसे प्रूफ करेंगे। ये प्रूफ करना होगा कि कोई भी फलन आच्छादक फलन है, तो इसे कैसे प्रूफ करेंगे। और ये पूछेगा कोई भी फलन आपका बहुएकैकी फलन है, तो आप इसे कैसे प्रूफ करेंगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, हम इसे प्रूफ कर सकते हैं। ये आपका नहीं पूछता है। और हाँ, मैंने कहा ना 4 प्रकार का, तो आपका ये पढ़ना है, 2 और बन जाता है। जैसे एकैकी और आच्छादक, ये आपसे पूछ लेगा कि कोई भी फलन एकैकी या आच्छादक है, तो एकैकी का भी कंडीशन फॉलो करना चाहिए और आच्छादक का भी कोई कंडीशन फॉलो करना चाहिए। अच्छा, एक बात तो ये है कि यह क्या एकैकी आच्छादक हो सकता है। एकैकी में क्या चाहिए कि प्रांत की एक अवयव का प्रतिबिंब सहप्रांत, मतलब प्रांत के अवयव का प्रतिबिंब सहप्रांत में उपस्थित होना चाहिए और एक का एक के साथ होना चाहिए, और इसको हम लेकर चल रहे हैं ना। और आच्छादक के लिए क्या चाहिए कि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में उपस्थित होना चाहिए, तो वो आच्छादक हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यह आपका क्या है, यहाँ से देख लेते हैं, इसको हम देख रहे हैं, तो ये तो एकैकी है क्योंकि एक का प्रतिबिंब एक ए मिल रहा है, 2 का प्रतिबिंब बी, 3 का प्रतिबिंब 3 सी और डी का प्रतिबिंब, और फिर मैं इसको मिटा रहा हूँ अभी, डी का प्रतिबिंब 4 का प्रतिबिंब है डी,
या प्रतिचित्रण आप यूज कर सकते हो। तो एक के साथ तो एक जुड़े हुए हैं, यानी कि एक का प्रतिबिंब एक ही मिल रहा है, तो इस प्रकार ये एकाकी तो है। आच्छादक भी है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिचित्रण प्रांत के अवयव से मिल सकता है। तो जब ये एकाकी है, आच्छादक है, तो ये एकाकी आच्छादक हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप इसे सिद्ध भी कर सकते हो, लिखना बस समान है। तो इसी प्रकार एकाकी आच्छादक भी पूछ सकता है, बहु एकाकी आच्छादक भी पूछ सकता है, ठीक है ना। दो अन्य पूछ सकते हैं, उसको भी हम लोग पढ़ लेंगे, उसमें कुछ खास नहीं है, इसी को लेकर वो भी बनाया गया है। तो अब हम चलते हैं, जो खास था हमारे पास पढ़ने के लिए क्या पढ़ना था हम लोग को कि हाँ, प्रूफ करना कि अगर हमें आ जाए कि फलन है और दे दे कि ये फलन वास्तव में आच्छादक है, तो उसे प्रूफ कीजिए। प्रूफ कैसे किया जाता है, चलिए हम इसके बारे में देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम इसको कर रहे हैं प्रूफ कर रहे हैं, ठीक ना। हम इसको प्रूफ करना चाहते हैं कि कोई भी फलन एकाकी फलन होगा तो उसके लिए कंडीशन क्या होगा, ये हम देखना चाहते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक फलन बना रहा हूँ और आपको ये बताना है कि आपका एकाकी है कि बहु एकाकी है, ठीक है ना। यहाँ देखिए, ये एक फलन मैंने बना दिया, ये दूसरा एक फलन, एक क्या होना है, समुच्चय बना दिया, और समुच्चय x और y, ठीक है ना। यदि कोई फलन इस प्रकार परिभाषित है, ठीक है ना, f, अगर कोई फलन इस प्रकार परिभाषित है, कैसे कि x के अवयव हैं आपका x1 और x के अवयव हैं आपका x2, ठीक है ना, और इन दोनों का प्रतिबिंब मिल रहा है, एक ही मिल रहा है, ठीक है ना। ओके, इन दोनों का प्रतिबिंब, अगर इन दोनों का एक ही प्रतिबिंब मिल रहा है, तो यह आपके कौन से फलन होंगे, एकाकी होंगे कि बहु एकाकी होंगे, आप बताइए। यह आपका बहु एकाकी होंगे कि एकाकी होंगे। तो आप सिंपल है भाई, दो का प्रतिबिंब अगर एक ही मिल रहा है तो ये आपका बहु एकाकी होगा, सिंपल होगा ना, बहु एकाकी। तो हमें प्रूफ करने के लिए बहु एकाकी की मदद से हम एकाकी को प्रूफ करते हैं। कैसे करते हैं, तो सबसे पहले ये आपका है प्रांत और ये आपका है सहप्रांत। एकाकी प्रूफ करने के लिए हमें बहु एकाकी फलन की मदद लेनी पड़ती है। तो सबसे पहले आपको अगर कोई फलन दिया गया है, तो अगर हमें उसे एकाकी प्रूफ करना है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि उस फलन का मान, किसका, x1 का मान, ठीक है ना, x1 का मान हमें इस फलन पर ज्ञात करना पड़ेगा। ज्ञात करेंगे तो हमें इसका एक पूर्व प्रतिबिंब मिल जाएगा। ये तो आपका है प्रांत के मान है ना। अगर आपके सहप्रांत का मान चाहिए, इसका प्रतिबिंब चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस x1 का मान हमें इस फलन पर ज्ञात करना पड़ेगा, तो आपके वहाँ से इसका प्रतिबिंब मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से f(x1) करेंगे, इसका मान x1 का मान इस फलन पर हमें ज्ञात करेंगे तो हमें यहाँ पर इसका प्रतिबिंब मिल जाएगा, तो f(x1) मिल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इस x2 का मान इस फलन पर ज्ञात करेंगे, ठीक है ना, f(x2), यानी कि इस x2 का मान इस फलन पर ज्ञात करेंगे तो हमें इसका हमें इसका पूर्व प्रतिबिंब, हमें इसका प्रतिबिंब मिल जाएगा, किसका, x2 का सहप्रांत में इसका प्रतिबिंब मिल जाएगा। तो सबसे पहले सिंपल है, यहाँ देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि प्रांत के x1 यानी कि x1 का इस फलन पर मान ज्ञात करना है। मान क्यों ज्ञात करेंगे, ताकि हमें इसका प्रतिबिंब मिल सके सहप्रांत में। प्रतिबिंब तो ऐसे मिलेगा नहीं, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, x1 का मान इस फलन पर ज्ञात करेंगे तो f(x1) मिल जाएगा, x2 का मान इस फलन पर ज्ञात करेंगे तो f(x2) का मान मिल जाएगा, और यहाँ से आपको क्या करना है, इसको बराबर कर देना है। बराबर करने के बाद यदि x1 बराबर x2 आ रहा है, ठीक है ना, तो वह फलन वास्तव में आपका एकाकी फलन होगा। सिंपल है, कर सकते हो ना। क्यों, अगर x1 और x2 आ गया, इसका मतलब यह x1 और x2 दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे, और दोनों के दोनों का मान जब बराबर होने का मतलब यह है कि यह वास्तव में x1 x2 बन जाएगा या x2 x1 बन जाएगा, और इस प्रकार एक का प्रतिबिंब यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रतिबिंब मिलेगा, एक का एक ही प्रतिबिंब मिलेगा। अब यहाँ दो अवयव नहीं बचेंगे, प्रांत के दो मान नहीं बचेंगे, दोनों मान यहाँ पर समान हो गए, इसका मतलब x1 और x2 बराबर हो गए, इसका मतलब एक का एक ही प्रतिबिंब मिलने वाला है। तो इस प्रकार आप यहाँ देख सकते हैं, आपके पास बहु एकाकी था और आपका अब एकाकी बन गया। कब हुआ, जब हम x1 का मान
इस फलन पर ज्ञात करेंगे, x2 का मान इस फलन पर ज्ञात करेंगे और इन दोनों को बराबर करने के बाद उसको सॉल्व करेंगे। यदि हमारा x1 बराबर x2 आ गया, उस कंडीशन में यह फलन एक एक ही होगा और ये दोनों के दोनों अवयव समान होने के कारण एक एक के साथ जुड़ जाएंगे, यानी कि एक का प्रतिबिंब एक ही मिलेगा। ठीक है ना, इस प्रकार आप इसे प्रूफ कर सकते हो। तो एक एक ही फलन को प्रूफ करने के लिए जो आपको कंडीशन चाहिए, मैं यहाँ पर कंडीशन लिख देता हूँ। ठीक है ना, कंडीशन यानी कि शर्त क्या है, तो सबसे पहले दिए गए फलन का मान x1 पर आपको ज्ञात करना है। ठीक है ना, और फिर दिए गए फलन का मान x2 पर ज्ञात करना है, फिर इन दोनों को बराबर करना पर है। ठीक है ना, यानी कि ये कंडीशन लेकर चलना है f(x1) बराबर f(x2)। तब यदि आपके पास x1 बराबर x2 आ गया, x1 बराबर, मैं इसको और बड़ा लिख देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए, x1 बराबर क्या आ गया, x2 आ गया, तो फलन क्या होगा आपका, एक ही होगा। सिंपल सी बात है ना। चलिए हम इसको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको समझते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको समझ रहे हैं। ठीक है ना, मैं इसको मार्कर बदल रहा हूँ, यहाँ देखिए एग्जाम्पल के द्वारा इसको अच्छे से समझ रहे हैं हम लोग। जैसे अगर कोई फलन दे दिया जाए, फलन जब भी देगा f(x) के फॉर्म में देगा, जिसका मतलब होता है y, और ये मान लीजिए दे दिया 3x + 4 और ये कह दिया यह आपका नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर में है। ठीक है ना, एक ही समुच्चय के अवयव के बीच संबंध को हम एक ही समुच्चय के बीच फलन को हम लोग दर्शा रहे हैं। क्या करेगा, n to n है, तो सिद्ध कीजिए, आपको कह देगा कि प्रूफ कीजिए। क्या प्रूफ कीजिए भैया, कि यह आपका एक ही है, एक ही है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस फलन का मान x1 पर ज्ञात करेंगे, इस फलन का मान x2 पर ज्ञात करेंगे, दोनों को बराबर करेंगे। यदि हमारे पास x1 और x2 बराबर आ गया तो वो फलन वास्तव में आपका एक ही फलन होगा। तो चलिए हम इसको करते हैं ना। सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, f(x1) ज्ञात करेंगे। तो यह f(x1), x1 का मतलब है जो भी आपका समीकरण दिया गया है, x की जगह पर x1 रखिए, तो ये हो जाएगा 3x1 और +4। उसके बाद से f(x2) ज्ञात कीजिए, f(x2) यानी कि अब x की जगह पर x2 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 3x2 + 4। अब उसके बाद से क्या करिए, दोनों को बराबर कीजिए, तो f(x1) बराबर f(x2) हमने बराबर कर दिया। और बराबर करने के बाद ये हो जाएगा 3x1 + 4 है और इसका मान 3x2 + 4 है। अब यहाँ से देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा 3x1 बराबर 3x2, 3 से भी 3 कैंसिल हो गया और बचा आपके पास x1 बराबर x2। अब यहाँ देखिए लेकर चले थे f(x1) बराबर f(x2) और हमें यहाँ पर मिल गया x1 बराबर x2। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो फलन है वो आपका एक ही फलन है। हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया x1 बराबर x2, अतः ये आपका एक ही फलन है। ओके, सिंपल सा है, कोई भी कर सकता है। तो कंडीशन जो भी था आइए हमने यहाँ पर लिख दिया। मैं इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको समझा दिया हूँ ना। तो इस प्रकार आप इसे नोट्स भी कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये तो हुआ आपका एक ही फलन के लिए कंडीशन। सबसे पहले आपको क्या करना है, सब आपको तो एक फलन दिया जाएगा, वहाँ से बस आपको क्या करना है, उस फलन पर f(x1) का मान ज्ञात करना है, उसी फलन पर f(x2) का मान ज्ञात करना है, दोनों का मान बराबर करना है। बराबर करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से x1 बराबर x2 अगर आ रहा है तो आपका फलन एक ही होगा। सिंपल है ना। चलिए हम दूसरा चलते हैं, बहु एक ही चलते हैं। ठीक है ना, बहु एक ही फलन पर चलते हैं। बहु एक फलन यानी कि मिनिमम अनटू, इसमें भी आपको सेम करना है। क्या करना है, f(x1), सबसे पहले f(x1) बराबर f(x2) लेना है। ठीक है ना, लेकिन इस कंडीशन में x1 बराबर x1 नॉट इक्वल टू x2 आना चाहिए। क्यों, अरे भाई बहु एक ही है ना, बहु एक ही है तो इसके लिए x1 और x2 का प्रतिबिंब एक ही तो होना चाहिए ना, तभी तो ये आपका बहु एक ही होगा। तो इसके लिए कंडीशन तो सेम है कि f(x1) सबसे पहले उस फलन पर x1 का मान ज्ञात करना है, फिर उसी पर f(x2) का मान ज्ञात करना है, दोनों को बराबर करना है। और इस कंडीशन में यदि x1 नॉट इक्वल टू x2 आ रहा है तो वो फलन आपका एक ही फलन बहु एक ही फलन होगा। सिंपल है। तीसरा चलते हैं। तीसरा क्या है, आच्छादक फलन है। आच्छादक यानी कि आंटू फलन, जिसे हम लोग आंटू फलन कहते हैं, आंटू फंक्शन बोलते हैं। इसका भी मान समान है। ठीक है ना, आच्छादक फलन का मतलब क्या है, यह शुरू होता है आपके सहप्रांत से, यानी कि सहप्रांत का सभी के सभी अवयव का अगर पूर्व प्रतिचित्रण किसमें मिल रहा है, प्रांत के अवयव में मिल रहा है, तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि यह फलन हमारा आच्छादक फलन है। सिंपल है, मैं इसको समझाऊं अच्छे से यहाँ से। चलिए हम इसको अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए, इसकी भी ज़रूरत नहीं है,
यहाँ से x हो जाएगा और इसकी भी ज़रूरत नहीं है। सहप्रांत में इसमें किसके अवयव आएंगे? y के अवयव आएंगे। हमें प्राप्त क्या करना है? y के अवयव का पूर्व प्रतिचित्रण किस में मिलना चाहिए? प्रांत में मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके लिए कंडीशन क्या है? y इक्वल टू क्या होगा? f ऑफ x होना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि f ऑफ x किसका मान होता है? f ऑफ x का मतलब होता है y, और y का मान हमेशा f ऑफ x होना चाहिए, ठीक है ना। बस आपको इसको लेकर चलना है, इसको लेकर चलेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ y के अवयव का पूर्व प्रतिचित्रण किस में मिलना चाहिए? प्रांत में मिलना चाहिए। अब यहाँ प्रांत का मान आएगा कहाँ से? तो y क्या है आपका? सहप्रांत है, और इसके लिए आपको क्या चाहिए कि प्रांत के अवयव में इसका पूर्व प्रतिचित्रण चाहिए, यानी हमें x का मान चाहिए, ठीक है ना। x का मान क्या आएगा? f ऑफ x से आएगा। जो भी आपका समीकरण यहाँ पर दिया जाएगा, जैसे यहाँ पे एक समीकरण दे दिया जाएगा y बराबर f ऑफ x, यहाँ देखिए इस प्रकार दे दिया जाएगा f ऑफ x इक्वल टू मान लीजिए 3x + 5 दे दिया गया, ठीक है ना। तो आपको बस क्या करना पड़ेगा, यहाँ एग्जाम्पल में मैं इसको समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले ये कंडीशन को लेकर चलना पड़ेगा कि यदि आपका आच्छादक फलन है जिसका मान होता है y बराबर fx, ठीक है ना। तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा, fx का मान यहाँ पर कितना है? 3x + 5 है, 3x + 5 है, ठीक है। अब यहाँ के आपको चाहिए x का मान चाहिए ना, तो यहाँ से आप x का जब फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा y - 5/3, ठीक है ना। इस प्रकार y के प्रत्येक मान के लिए, यहाँ देखिए y के प्रत्येक मान के लिए x का यहाँ से एक y मिलेगा, यानी कि y के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए x का यहाँ पर मान मिल जाएगा। अगर y का मान 1 चाहिए तो 1 का प्रतिबिंब जब आप यहाँ ज्ञात करेंगे तो यहाँ देखिए और भी अच्छे से मैं इसको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ से अगर मान लीजिए y है, ये आपका है x है, ठीक है ना। y का मान अगर मान लीजिए 6 रखते हो आप, तो 6 में से 5 जाएगा, बचेगा आपका 1 और ये 1/3, तो x का मान 1/3 हो जाएगा। यानी सहप्रांत में यदि कोई अवयव है 6, ठीक है ना, 6 है, तो उसका पूर्व प्रतिचित्रण क्या मिलेगा? 1/3 मिलने वाला है पूर्व प्रतिचित्रण, ठीक है ना। इस प्रकार y के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए x का जो वास्तविक मान मिलेंगे, जो ये दर्शाएगा कि सहप्रांत का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान है। सिंपल है ना, समझ में आया ना। तो कंडीशन आपको क्या लेकर चलना है? यदि आपका आच्छादक फलन है तो y बराबर fx को लेकर चलना है, और वहाँ से आपको क्या करना है? y में उसका मान ज्ञात कर लेना है, ठीक है ना। y के पदों में उसका मान ज्ञात कर लेना है। सिंपल सा बात है। आपको y बराबर fx लेकर चलना है, और यहाँ से x बराबर, यहाँ से जो भी मान होगा x इधर आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, और y का पूरा मान राइट हैंड साइड में लिखा जाएगा, और यहाँ से आपका मिल जाता है, क्या मिल जाता है? आच्छादक फलन के सभी प्रतिबिंब मिल जाते हैं, मान मिल जाते हैं। तो इस प्रकार ये 3 ही बस आपको प्रूफ करना पड़ता है। तो सबसे पहले एकाकी फलन हमने प्रूफ किया, बहुएकाकी प्रूफ किया, और आच्छादक फलन के लिए कंडीशन क्या होती है वो लेकर चला। अब हम चलते हैं सीधे इसके क्वेश्चंस पर, देखते हैं इसके क्वेश्चंस क्या है और उसे हम किस प्रकार कर सकते हैं। इस प्रकार दिया गया है, कोई फलन दिया गया है, फलन क्या है? fx = 1/x है, और ये फलन किस प्रकार परिभाषित है? ये कोई फलन है वो इस प्रकार परिभाषित है कि रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर, तो पॉजिटिव रैशनल नंबर है। और यहाँ जहाँ दिया गया है r+, यानी कि पॉजिटिव रेशनल नंबर जो है सभी ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। ऋणात्मक का मतलब होता है वास्तव में 0 को छोड़कर सभी के सभी पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है ना। 0 को छोड़कर सभी के सभी वास्तविक संख्याएं होती है, लेकिन यहाँ पर क्या है? प्लस का मतलब ये कर दिया है कि सभी के सभी आपकी पॉजिटिव संख्याएं ही लेनी है, ठीक है ना, और वास्तविक संख्या लेनी है। जहाँ r क्या है? वास्तविक संख्याओं का एक समुच्चय है, ठीक है ना। तो हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो फलन है वो आपका एकाकी है और आच्छादक है। देखिए कितना आसान है, कर सकते हैं ना। तो चलिए हम इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है ना। हम इसको करते हैं प्रूफ। यहाँ देखिए फलन क्या है? f ऑफ x = 1/x। कहाँ हमें दर्शाना है? और ये किस प्रकार है? कोई फलन f सच दैट r पॉजिटिव टू r पॉजिटिव। चलिए हम इसको लेते हैं, ओके। यह क्या है? r+ से r+ में है ना, r+ में अगर कोई फलन इस प्रकार परिभाषित है f, तो यहाँ देखिए फलन में है क्या? fx = है 1/x है, जबकि fx का मान होता क्या है? वास्तव में fx का मान y ही तो होता है ना। तो यदि यह आपका x के मान को प्रदर्शित करे, यह आपके y के मान को प्रदर्शित करे, यह आपका हुआ प्रांत, यह आपका हुआ सहप्रांत, डोमेन, और यह आपका कोडोमेन। यदि यहाँ पर x का मान कितना रखा जाए? 1 रखा जाए, ठीक है ना, 0 नहीं रखना है। यहाँ पर क्या दिया है? r+ शुरू कहाँ से करना है? 1 से करना है। 1 से लेकर सभी के सभी वास्तविक रियल नंबर आप ले सकते हैं।
पॉजिटिव रियल नंबर आप ले सकते हैं। तो जब हम यहाँ पर 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 1/1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 1। अगर यहाँ पर 2 करते हो तो इसका मतलब हो जाएगा 1/2। यदि यहाँ पर आप 1/3 करते हो 1/3 x की जगह पर तो ये हो जाएगा 3। और इस प्रकार x के प्रत्येक वास्तविक मान पॉजिटिव वास्तविक मानों के लिए यहाँ पर इसके सभी के सभी पॉजिटिव मान आएंगे। सिंपल है ना। इस प्रकार आप देख सकते हैं 1 का प्रतिचित्रण यानी कि 1 का प्रतिबिंब 1 मिल रहा है, 2 का प्रतिबिंब 2 मिल रहा है, 1/3 का प्रतिबिंब 1/3 ही मिल रहा है। यानी कि प्रांत के प्रत्येक अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब सह प्रांत में उपस्थित है। ये आपका है प्रांत है और ये आपका है सह प्रांत है। बस समझने वाली चीज़ है। अगर आपने समझ लिया तो कुछ नहीं, बस फलन में क्या करना है, पॉजिटिव रियल नंबर दिया ना तो पॉजिटिव रियल नंबर को लेना है, लेकिन जीरो का नहीं लेना है। क्यों, यहाँ पे दिया है ऋणात्मक वास्तविक संख्या का समुच्चय है, मतलब शून्य का छोड़कर। और यहाँ देखिए ये फलन दिया गया है, एक्स का मान जब आप इसमें रखेंगे वाई का मान इसमें रखेंगे तो यहाँ से आप पाएंगे प्रत्येक वास्तविक संख्याओं के लिए प्रत्येक पॉजिटिव वास्तविक संख्याओं के लिए प्रांत का प्रतिचित्रण यानी कि प्रांत का इमेज सह प्रांत में उपस्थित मिल रहा है और सभी का एक ही मिल रहा है। तो ये फलन आपका एक ही होगा। ठीक है ना। आच्छादक भी देख लें तो आच्छादक भी अब यहाँ दिख रहे हैं कि प्रांत मतलब सह प्रांत का ऐसा कोई अवयव नहीं है जिसका पूर्व प्रतिचित्रण प्रांत में नहीं मिल रहा है। तो ये आपका आच्छादक भी होगा। लिखने का तरीका सेम है, आप ऐसे लिख भी सकते हो। यहाँ देखिए तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए था, एक के लिए आप मैंने कहा है कि एक के लिए आप चाहें तो सिद्ध भी कर सकते हो। क्या सिद्ध करना है, f(x1) = f(x2) लेकर चलो और वहाँ से x1 = x2 को लेकर सिद्ध कर सकते हो। ठीक है ना। तो मैं सिद्ध कर रहा हूँ ना एकाकी के लिए सबसे पहले हम लोग सिद्ध कर रहे हैं। ठीक है ना। क्या चाहिए आपको, फंक्शन ऑफ x1 = फंक्शन यानी कि फलन ऑफ x2। ठीक है ना। x1 का मान है कितना, यहाँ से 1/x1 = 1/x2। ठीक है ना। x के जगह पर हमने x1 रख दिया, x के जगह पर हमने x2 रख दिया। ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए ये हो जाएगा x2 = x1 और आप लिख सकते हैं x1 = x2। अतः फलन एकाकी होगा। अतः फलन एकाकी होगा। बस आंसर हो गया। एकाकी हमने प्रूफ कर दिया और हमने इसको वेन आरेख के द्वारा समझ भी लिया है कि हाँ यह एकाकी हो रहा है। तो आप चाहें तो फिगर बना भी सकते हो, नहीं भी बनाओगे तो यहाँ से समझ लियो, या आप चाहें तो आच्छादक के लिए तो फिगर बनाना पड़ेगा ना समझाने के लिए। तो आच्छादक ये है आपका आच्छादक फलन। ठीक है। आच्छादक यानी कि ऑन टू फलन की हम बात करें, फंक्शन की बात करें। आच्छादक के लिए क्या चाहिए वही चाहिए यार, बार बार हम क्यों कह रहे हैं। सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिचित्रण प्रांत में उपस्थित होना चाहिए, जो यहाँ पर हम साफ साफ देख रहे हैं। ठीक है ना। या आच्छादक के लिए आपको क्या चाहिए था, f(x) = क्या चाहिए, y प्रूफ करने के लिए f(x) = y ले लो, चाहे y = f(x) ले लो और f(x) का मान यहाँ पर दिया गया है और वहाँ से आप किसके पदों में, y के पदों में मान निकालो, यानी कि वहाँ से x का मान निकालिए और देखिए क्या y के प्रत्येक मान के लिए x का मान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मिल रहा है, इसका मतलब वह आपका आच्छादक होगा। चलिए यहाँ पर हमें क्या चाहिए था, y = f(x) होता है ना। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा y f(x) का मान कितना दिया है, 1/x दिया है। ठीक है ना। और यहाँ से आप जब x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/y। अब यहाँ देखिए y का मान 0 नहीं लेना है। पहली बात क्यों, क्योंकि इसमें बोला है कि ये ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और हमें क्या चाहिए, वास्तविक संख्या पॉजिटिव लेना है, यानी कि सभी के सभी पॉजिटिव 1 से शुरू होने लगे, सभी के सभी पॉजिटिव रियल नंबर, यानी कि 0.1 भी आपका हो जाएगा। सभी के सभी वास्तविक से तो चाहिए ना। तो यहाँ से अगर y के प्रत्येक वास्तविक मान रखेंगे, पॉजिटिव रियल नंबर रखेंगे, ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय रखेंगे, तो यहाँ से x के आपके सभी के सभी पॉजिटिव रियल नंबर ही मिलेंगे। ठीक है, मिलेंगे ना। यहाँ पर अगर आपने y की जगह पर 1 मिला तो x की जगह पर 1 मिलेगा। ठीक है ना, जो आपका ये मिल जाएगा। y की जगह पर अगर आपने 2 रखा, y की जगह पर अगर आप यहाँ पर 2 रख रहे हैं तो x की जगह पर यहाँ से आपका 1/2 मिल जाएंगे और 2 का पूर्व प्रतिचित्रण 1/2 हो जाएगा। अगर x की जगह पर आपने y की जगह पर यहाँ आपने 1/3 रखा है, 1/3 रखेंगे तो 1/1/3 यानी कि ऊपर हो जाएगा 3। तो इसके जगह पर क्या मिल जाएगा, x की जगह पर 1/3 मिल जाएगा। तो इस प्रकार 3 का पूर्व प्रतिचित्रण हो जाएगा 1/3। इसी प्रकार y की जगह पर अगर आप 5 रखते हो तो x की जगह पर 1/5 मिल जाएगा और 5 का पूर्व प्रतिचित्रण हो जाएगा 1/5। ठीक है ना। इस प्रकार आप देख सकते हो कि y के प्रत्येक मान के लिए x के वहाँ पर वास्तविक मान मिल रहे हैं। अतः
y का पूर्व प्रतिचित्रण प्रांत में ये आप कह सकते हैं सह प्रांत के प्रत्येक पॉजिटिव रियल प्रत्येक अवयव या एलिमेंट का पूर्व प्रतिचित्रण सह प्रांत में उपस्थित होगा। ये भी आप लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ, अतः सह प्रांत के प्रत्येक पॉजिटिव रियल नंबर मानों के लिए प्रांत में इसका पूर्व प्रतिचित्रण विद्यमान है। प्रांत में इसका पूर्व प्रतिचित्रण विद्यमान है, अतः फलन आच्छादक होगा। अतः फलन क्या होगा? आच्छादक होगा। बस हमने इसको प्रूफ कर दिया, कुछ नहीं है इसमें। कुछ आगे भी दिया गया है जो कुछ इस प्रकार है। यहाँ देखिए, यदि प्रांत r प्लस को n से, यदि हम इसको n से प्रदर्शित करें, n का मतलब नेचुरल नंबर होता है, ठीक है ना, प्राकृतिक संख्या है, 1 से शुरू होने वाली सभी की सभी संख्या बदल दिया जाए, जबकि सह प्रांत को r प्लस ही रहे। r प्लस का मतलब पॉजिटिव रियल नंबर है ना, ऋणात्मक संख्याओं को छोड़कर यानी कि शून्य को छोड़कर, फिर आपको वही बच जाएगा। तो r प्लस ही रहे तो क्या यह परिणाम सत्य होगा? सत्य होगा क्या? नहीं सत्य होगा। तो वास्तव में यह आपका एकेकी तो होगा, लेकिन यह आपका आच्छादक नहीं होगा। कैसे नहीं होगा इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ देखते हैं, मैं इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है ना। यह क्या कहा है, यहाँ से देखिए, इसको हम लोग को नेचुरल नंबर बना लेना है, प्राकृतिक संख्याएं, और इसको हमें r प्लस ही रहने देना है, ठीक है ना। और उसके लिए क्या यह मान सत्य होगा कि नहीं होगा, इसके लिए जांच करते हैं। तो सबसे पहले ये आपका एकेकी तो होगा, हम यहाँ से प्रूफ कर सकते हैं ये आपका एकेकी होगा। लेकिन आच्छादक में क्या होगा कि यहाँ x का सबसे पहले क्या रखना है? वास्तविक मान रखना है, ठीक है ना। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं रखना है। और एक मिनट y, हाँ ठीक है, ओके सही है। तो ये आपका नेचुरल नंबर में तो ये नहीं आएंगे ना, भिन्न वाला आएगा नहीं, सभी के सभी पॉजिटिव रियल नंबर आएंगे। तो यहाँ देखिए, जब हम y का मान क्या रखेंगे? 1/3 रखेंगे, ये 3 रखेंगे, तो x का मान क्या आना चाहिए? x का मान यहाँ से आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। लेकिन 1/3 आपका नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है क्या 1/3 आपकी प्राकृतिक संख्या है? नहीं है ना। इसका मतलब ये वाला गलत हो जाएगा और ये वाला आपका आच्छादक नहीं होगा, ठीक है ना। आप ऐसे दर्शा सकते हो। जैसे अगर मान y का मान यहाँ पर 2 रखिए तो x का मान आ जाएगा 1/2, और इस प्रकार जो 1/2 आता है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग्स नहीं करता है, तो यह फलन आपका आच्छादक नहीं होगा। एकेकी जरूर होगा, आच्छादक नहीं होगा। तो ये आप इसको प्रूफ कर सकते हो बहुत ही आसानी से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर 4-5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसको भी हम अच्छे से कर लेते हैं।